पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 24 डरावनी आवाजें का तीसरा हिस्सा। जहाज का कप्तान और वो गुंडा दोनों नाग और अंबर से वो हार छीनने के लिए बेचैन थे। आखिर रात का अंधेरा छा गया, सूरज समंदर में गरूब हो गया, जहाज पर मशलें जला दी गईं। अंबर और नाग कुछ देर अरशे पर खड़े बातें करते रहे। फिर अपने कैबिन में जाकर उन्होंने थोड़ा बहुत खाना खाया और बातें करने लगे। अंबर ने कहा, यह बड़ा अच्छा हुआ जो कप्तान से हमें झील और किले वाले शहर का सुराग मिल गया, नहीं तो हमें नई दुनिया में पहुंचकर बड़ी परेशानी होती। नया शहर, नए लोग, और फिर इस जमीन को अरबों ने अभी अभी दरियाफ्त किया है। वहां पर आबादी भी ज्यादा नहीं है। सुना है कि वहां के असली बाशिंदों को रेड इंडियन कहते हैं। वो लोग घोड़े की नंगी पीठ पर सफर करते हैं और इतने खूनख्वार हैं कि जिस बाहर से आने वाले को देखते हैं उसी जगह कुल्हाड़ी से सर उड़ा देते हैं। नाग हंसा, बहुत दिलचस्प लोग होंगे और बड़े देवता परस्त होंगे, उनको तो चुटकियों में काबू कर लूंगा। बहरहाल कप्तान ने हमें अच्छी खबर दी है, अब हम साहिली शहर से घोड़े खरीदकर झील वाले शहर की जानिब आसानी से रवाना हो सकते हैं। नाग ने सरगोशी में कहा, मेरा ख्याल है कि कप्तान की नीयत हमारे हार के बारे में खराब हो गई है। क्या मतलब? अमर ने पूछा। मतलब ये कि वो हमारे हार को हर कीमत पर हासिल करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे हम दोनों को कत्ल क्यों न करना पड़े। अंबर हंस पड़ा, यार तुम भी कमाल करते हो, भला हमें भी कोई कत्ल कर सकता है, लेकिन मुझे तो कर सकता है। अंबर खामोश हो गया। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। तो क्या तुम्हें कप्तान की आंखों में कोई ऐसी वैसी बात नजर आई? मैंने कप्तान की आंखों में ये लिखा हुआ साफ देख लिया था कि वो हमारे हार के पीछे लगा है और उसके लिए वो हमारे कत्ल से भी गुरेज न करेगा। अंबर बोला, पागल हो गया है ये कप्तान, हमें इस हार की आगे चलकर बड़ी जरूरत ना होती तो हम अभी इस कप्तान को दे देते, लेकिन अभी नई दुनिया में चलकर घोड़े खरीदने हैं और फिर कोई खबर नहीं कि वहां जाकर कैसे हालात दरपेश हों। मारिया को तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ दौलत खर्च करनी पड़ जाए। वहां की जमीन में तो खजाने भी दफन नहीं होंगे। नाग बोला, ये तो हमारी जरूरत है ना, लेकिन जरूरत कप्तान की भी है, और वो ये कि उसे नई दुनिया में नई जिंदगी शुरू करने के लिए इस 9 लखे बल्कि 9 करोड़े हार की बहुत जरूरत है। किसी भी बहरी कप्तान के दिल में इस हार को देखकर उसे चुराने का ख्याल पैदा हो सकता है। अंबर ने कहा, भाई नाग, तुम्हारी सारी बातें मेरी समझ में आ गई हैं, तुम फिक्र ना करो, हम होशियार रहेंगे। मसलन इस हार ही को ले लो। अगर तुम चाहो तो मैं इसे कैबिन के इस फर्श पर जो कालीन बिछा है इसके नीचे छुपा सकता हूँ, या अगर तुम पसंद करो तो मैं इस हार को कोने में जो जैतून की तेल का मर्तबान पड़ा है उसमें डाल सकता हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम इसे कालीन के नीचे ही छुपा लो। बहुत बेहतर, तुम कहो तो मैं इसे कालीन के ऊपर छुपाई देता हूँ। अंबर ने इस बात पर नाग हंस पड़ा। भाई अंबर, क्या बात है, आज तुम बड़े मूड में नजर आ रहे हो। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, भाई क्या करूं, थोड़ी देर इसी तरह जी बहला लेता हूं, वरना तुम्हें मालूम है मारिया का गम दिल पर तीर चला रहा है। खुदा जाने बेचारी पुराने किले में किस हाल में पड़ी है, उसे होश भी आया है या नहीं। नाग ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि उस पर किसी जिन भूत का आसेब है, वरना ये कैसे हो सकता है कि वो अकेली एक रात के अंदर अंदर हिस्पानिया से उड़कर नई दुनिया पहुंच जाए। खुदा झूठ ना बुलवाए, यह आसेब किसी जबरदस्त ताकत का मालूम होता है, जिसने इससे अपना मकसद हासिल करने के लिए इसे बेहोश रखा है। वो मकसद क्या हो सकता है? बहरहाल कुछ भी हो, मगर है कोई खतरनाक ताकत, हमें उसका डट कर मुकाबला करना होगा। अंबर और नाग बातें कर रहे थे और उधर गुंडा हाथ में उरियां तेज धार खंजर लिए राहदारी में से आहिस्ता आहिस्ता उनके कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। नाग ने बाहर आहट महसूस की। उसने होठों पर उंगली रखकर कहा, कोई दबे पांव चला आ रहा है, शायद कप्तान ने कोई गुंडा हार चुराने के लिए भेजा है। अंबर ने सरगोशी में कहा, यार नाग, तुम पलंग पर लेट जाओ, मैं गुंडे से जरा एक मजाक करना चाहता हूँ। नाग की समझ में तो कुछ ना आया, बहरहाल पलंग पर यूं ही झूठ मूठ आंखें मौन कर पड़ गया। अंबर ने यह कहा और कालीन पर दराज होकर पास ही बैठकर ऊँगने लगा। कैबिन में शम्मा की लौ कम कर दी गई थी, जिसकी वजह से वहां रोशनी हल्की हो गई और नीम अंधेरा सा छा गया। गुंडा बड़ा खुश था कि कैबिन तक बगैर किसी रुकावट के पहुंच गया है। अब उसके सामने मैदान साफ था। कैबिन के किवाड़ के पास खड़े होकर उसने एक दर्ज में से अंदर झांक कर देखा। उसे नीम रोशनी और नीम अंधेरे में नाग पलंग पर सोता और अंबर कालीन पर ऊँगता नजर आया। गुंडे ने आहिस्ता से दरवाजे को अंदर की जानिब धकेला। दरवाजा खुल गया। गुंडा दिल में बड़ा खुश हुआ कि पहला मरहला तो तय हुआ। अब वो अंदर दाखिल हो चुका था। उसने दरवाजा अपने पीछे बंद कर दिया और खंजर लेकर अंबर की तरफ बढ़ा। करीब आकर उसने खंजर अंबर की गर्दन पर रख दिया और कहा, चुपके से मोतियों का हार मेरे हवाले कर दो, नहीं तो ये खंजर अभी तुम्हारी गर्दन काट कर रख देगा। अंबर यूं ही दिखाने के लिए थर थर कांपने लगा और डरते डरते बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी की पूंजी वही एक हार है, अगर तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मेरे बच्चे दर दर की भीख मांगते फिरेंगे। गुंडे ने खंजर उसकी गर्दन में चुभाते हुए कहा, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी ये दास्ताने मुसीबत सुनने नहीं आया, जल्दी से हार मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अभी तुम्हारी लाश खूनो खाक में तड़प रही होगी। अंबर ने उसी तरह थर थर कांपते हुए कहा, भाई मुझे ना मारना, मुझे ना मारना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, बदबख्त, हार निकालो, जल्दी जल्दी करो। अंबर ने कांपती हुई उंगली से सोए हुए नाग की तरफ इशारा किया। भाई हार इसके सिराने के नीचे रखा है। गुंडा खंजर लेकर नाग की तरफ लपका और उसकी गर्दन पर छुरी रखकर बोला, कहाँ है 9 लखा हार? नाग भी यूं ही झूठ मूठ थर थर कांपने लगा।
بھائی مجھے معاف کر دے، یہ ہار میری زندگی کا سرمایہ ہے، اگر تم نے مجھ سے چھین لیا تو میں بھوکا مر جاؤں گا، میرے بچے برباد ہو جائیں گے۔ غنڈے کو سخت غصہ آ گیا، اس نے گرج کر کہا بند کر یہ بک بک۔ ناگ ڈر کر سہم گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا چور بھائی، اگر تم نے ہمیں برباد کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے تو پھر سچ سچ بات تو یہ ہے کہ موتیوں کا ہار میرے بھائی امبر کے پاس ہے۔ ناگ نے امبر سے کہا بھائی امبر، اس شخص کو ہار دینا ہی پڑے گا، ہم برباد ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں، ٹھیک ہے تم موتیوں کا قیمتی ہار اس کے حوالے کر دو۔ امبر نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا بھائی چور، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہمیں معاف کر دو، یہ میری آخری التجا ہے۔ غنڈا اس دوران امبر کے پاس پہنچ کر چھری اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں 4 تک گنتی گنوں گا، اگر تم نے ہار نہ نکالا تو یہ چھری تمہاری گردن کاٹ کر رکھ دے گی۔ امبر نے گڑ گڑا کر کہا بھائی 4 تک گنتی نہ گننا، بھائی 4 تک گنتی نہ گننا، نہیں تو میں مارا جاؤں گا، کیونکہ ہار میرے پاس نہیں بلکہ میرے بھائی کے پاس ہے۔ غنڈے نے لات مار کر کہا کمینے، مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ 50 خون کر چکا ہوں، اور تم دونوں کا خون کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، نکالو ہار، نکالو ہار۔ امبر نے کہا ابھی نکالتا ہوں بھائی، ابھی نکالتا ہوں۔ چور بھائی، امبر نے اپنی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دیں۔ کچھ دیر وہ جیبوں کو الٹتا پلٹتا رہا، مقصد اس کا غنڈے کو پریشان کرنا تھا اور اس کی بے بسی اور غصے کی حالت سے لطف اندوز ہونا تھا۔ غنڈے کا پارا اور چڑھ گیا، اس نے زور سے چھری کا دستہ امبر کے سر پر مارا۔ شیطان کی اولاد، مجھ سے مسخری کرتے ہو، نکالو ہار، میں کہتا ہوں نکالو ہار، نہیں تو ابھی بھیجا باہر نکال کر رکھ دوں گا۔ غنڈے نے ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ امبر کے سر پر چھری کا دستہ مارنے سے بھی خون کا ایک قطرہ تک نہیں نکلا، اور آواز یوں آئی جیسے اس نے کسی پتھر پر دستہ مار دیا ہو۔ لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ جو آدمی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر گڑگڑا رہا ہے ایک لوہے کی چٹان ہے اور 5000 سال سے موت کو شکست دیتا چلا رہا ہے۔ غنڈے نے اس خیال پر کوئی دھیان نہ دیا اور امبر کو لاتے مارنے لگا۔ امبر جھوٹ موٹ ہائے ہائے کرنے لگا، ہائے مار ڈالا، ظالم غریب کو کیوں مارتا ہے، ہائے مر گیا، اوئے مر گیا، اچھا بھائی دیتا ہوں، ابھی دیتا ہوں یار، دیتا ہوں ہار تمہیں، نکالو بدبخت، نکالو ہار۔ امبر نے ناگ سے کہا ناگ بھائی آپ دے دو اس کو موتیوں کا ہار۔ ناگ نے بستر پر بیٹھتے ہوئے سر جھکا کر کہا جو حکم امبر بھائی۔ پھر غنڈے کی طرف متوجہ ہو کر بولا کیا تم ہم پر رحم نہیں کر سکتے کہ ہار تمہیں ضروری چاہیے؟ غنڈے نے چیخ مار کر کہا کمینے جلدی نکال ہار، نہیں تو ایک پل میں تمہاری شارہ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ ناگ نے کہا جو حکم حضور، ابھی لیجیے ہار۔ غنڈا چھری لے کر اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ناگ نے ایک پھنکار ماری، دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسان سے خونخوار آنکھوں والے لمبے زرد دانتوں والا شیر بن کر سامنے کھڑا تھا۔ غنڈا جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ شیر ایک بھیانک انداز میں منہ کھول کر گرجا، سارا کیبن ہل گیا، غنڈے کے ہاتھ سے چھری گر پڑی۔ امبر نے آگے بڑھ کر کہا حضور لے لیجئے نا موتیوں کا ہار، کیوں فضول تکلف کر رہے ہیں؟ شیر نے غنڈے کی گردن پر اپنے تیز ناخنوں والا پنجہ رکھ دیا۔ غنڈا زرد ہو گیا، اس کے بدن کا سارا خون خشک ہو چکا تھا۔ ایک تو وہ اس حقیقت پر دہشت زدہ تھا کہ ایک جیتا جاگتا انسان اس کی آنکھوں کے سامنے شیر بن گیا تھا، اور دوسری دہشت طاری کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ شیر اپنا خونی پنجہ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ امبر نے آگے بڑھ کر غنڈے کو جھک کر دیکھا اور کہا بھائی کیا موتیوں کا ہار تمہیں اب نہیں چاہیے؟ امبر نے قالین کے نیچے سے موتیوں کا ہار نکال کر غنڈے کی طرف بڑھایا، لے لو نا بھائی ہار کو۔ غنڈا تھر تھر کانپ رہا تھا کیونکہ شیر کا پنجہ اب اس کی گردن میں دھستا چلا جا رہا تھا اور گردن پر سے خون کے چند ایک قطرے نکل کر باہر ٹپک پڑے تھے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ امبر نے کہکا لگایا اور اپنی اصلی حیثیت کے ساتھ بولا تمہیں معاف نہیں کیا جا سکتا، تمہاری گردن پر 50 بے گناہ انسانوں کا خون ہے، تم سے ان سب کے بے گناہوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر اس نے شیر کی طرف دیکھ کر کہا شیر صاحب اس کا کام اب تمام کر ہی دیں تو بہتر ہے۔ شیر کو بس اشارہ ہی کافی تھا، اس نے ایک بھرپور ہاتھ مارا اور غنڈے کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا، اس کی گردن ڈھلک گئی اور اس کی لاش فرش پر گر پڑی۔ امبر دوبارہ ناگ کی شکل میں واپس آ گیا، اب اس کی لاش کا کیا کریں، کمبخت نے ہمیں خواہ مخواہ کی مصیبت ڈال دی تھی۔ امبر نے کہا بالکل فکر نہ کرو، میں ابھی اسے سمندر میں جا کر پھینک آتا ہوں۔ ناگ بولا کیا میں بھی تمہارے ساتھ آؤں؟ نہیں، تمہارے آنے کی ضرورت نہیں، میں خود اس کا بندوبست کر لوں گا۔ چنانچہ امبر نے غنڈے کی لاش کو کندھے پر اٹھایا اور راہداری میں سے ہوتا ہوا اوپر جہاز کی پشت پر عرشے پر نکل آیا۔ یہاں کوئی بھی نہیں تھا، دور جہاز کے مسافر بے سود پڑے سو رہے تھے۔ امبر نے غنڈے کی لاش کو بڑے آرام سے سمندر میں پھینک دیا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ امبر ہاتھ جاڑ کر نیچے آ گیا، سمندر میں ڈال دی اس کی لاش۔ ناگ بولا بھائی میں نے کہا تھا نا یہ شخص ہمارے ہار کے بارے میں بدنیت ہو گیا ہے، ہو نہ ہو یہ غنڈا اسی کپتان کے بچے نے یہاں بھیجا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو ہم سے شکایت کر ہی نہیں سکتا کہ ہم نے اس کے آدمی کو ہلاک کر دیا، اس طرح سے تو وہ خود پھنس جائے گا، ہمیں کیا معلوم اس کا آدمی کہاں چلا گیا۔ میرا خیال ہے کپتان اب زیادہ جوش کے ساتھ انتقام کے لیے ہمارے اوپر حملہ کرے گا۔ امبر نے کہا تمہیں ہوشیار رہنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر تم ذرا سے غافل ہوگے تو یہ شخص حملہ کر کے تمہیں قتل کروا سکتا ہے۔ فکر نہ کرو، میں غافل نہیں رہوں گا، اب تو مجھے کپتان کی بدنیتی کا ثبوت مل گیا ہے، اب میں بھلا اس کے جال میں آنے والا ہوں۔ ناگ کی اس بات پر امبر نے کہا
اور پھر سفر بھی تو 10-15 دنوں کا باقی رہ گیا، اس دوران کپتان کیا کر سکے گا؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، اچھا آپ سوتے ہیں، نیند آ رہی ہے۔ امبر اور ناگ سو گئے۔ دن چڑھا تو معلوم ہوا کہ ایک گونڈا غائب ہے۔ اسے سارے جہاز پر تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ کپتان کو تشویش ہوئی کہ یہ مسافر کہاں گم ہو گیا، کدھر چلا گیا۔ اس نے باری باری سب مسافروں سے پوچھ گچھ کی، امبر اور ناگ سے بھی پوچھا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں کیا معلوم وہ شخص کہاں چلا گیا، ہمیں تو کبھی نہیں ملا، بس جہاز پر اسے چلتے پھرتے کبھی دیکھ لیتے تھے۔ جہاز اپنی منزل کی طرف سفر کرتا رہا۔ آخر ایک دن ایسا ہی آیا کہ زمین نظر آ گئی۔ جہاز کے مسافروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 3 مہینے کے تکلیف دہ اور تھکا دینے والے سفر کے بعد انہوں نے زمین کی نئی دنیا کی جھلک دیکھی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور گلے مل رہے تھے۔ بعض آپس میں دھینگا مشتی بھی کرنے لگے، بعض اپنے خنجر نکال کر لڑ پڑے تھے۔ آخر سارے کے سارے جرائم پیشہ لوگ تھے۔ کپتان بڑی مہارت سے جہاز کو ساحل کی طرف لے جا رہا تھا۔ جہاز بندرگاہ پر جا کر لنگر انداز ہو گیا۔ مسافروں نے اترنا شروع کر دیا۔ کپتان بھی نیچے اتر آیا۔ اس کی نگاہیں امبر اور ناگ کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ اسے جہاز کے قریب سے گزرتے نظر آئے۔ کپتان نے ہاتھ ملا کر کہا، بہت خوب، سفر اچھا کٹ گیا۔ یاد ہے نا، جھیل والا شہر یہاں سے میرے اندازے کے مطابق 1 دن اور 1 رات کے سفر پر ہے۔ گھوڑے تم لوگوں کو یہاں کالی بلی نامی کارواں سرائے سے مل جائیں گے۔ امبر نے کپتان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، رہنمائی کا شکریہ کپتان صاحب، زندگی رہی تو پھر کبھی نہ کبھی ضرور ملاقات ہوگی۔ اچھا، خدا حافظ، خدا حافظ۔ امبر اور ناگ بندرگاہ سے باہر نکل گیا تو کپتان نے اپنے دونوں وفادار ساتھیوں کو بلا کر کہا، یہی وہ نوجوان ہیں جن کے پاس موتیوں کا قیمتی ہار ہے جسے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، تم کو اس ہار میں سے برابر کا حصہ ملے گا۔ اب ان کا تعاقب کرو اور جب یہ سفر کرتے ہوئے صحرا میں پہنچے تو ان دونوں کو قتل کر کے پھینک دو اور ہار لے کر واپس میرے پاس پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے؟ دونوں گنڈوں نے ہاتھ ملا کر کہا، بالکل ٹھیک ہے کپتان، ہم اتنے لوگوں کا خون کر چکے ہیں، یہ نوجوان ہم سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ بس آج رات انہیں راستے میں ہلاک کر دیں گے اور کل صبح آپ کے پاس ہار لے کر آ جائیں گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ایسا ہی ہوگا کپتان۔ دونوں گنڈے کپتان کو یقین دلا کر رخصت ہو گئے اور انہوں نے مسافروں کا بھیس بدل کر امبر اور ناگ کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ امبر اور ناگ کپتان کی اس سازش سے بالکل بے خبر تھے۔ انہیں کوئی خبر نہ تھی کہ کپتان نے 2 خطرناک گنڈے ان کے پیچھے لگا دیے ہیں جو ان دونوں کو قتل کر کے ہار اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ امبر نے کپتان کی بتائی ہوئی سرائے کالی بلی کا پتہ ایک راہگیر سے پوچھا۔ اس نے پہلے تو امبر اور ناگ کو گور کر دیکھا، پھر کہا، یہاں سے شمال کی طرف چلے جاؤ، اس قصبے کے کونے پر وہ سرائے تمہیں مل جائے گی۔ امبر اور ناگ ٹھیک کالی بلی سرائے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک کوٹڑی کرائے پر لینے کے بجائے یہ فیصلہ کیا کہ اسی وقت سفر شروع کر دیا جائے۔ اصل میں وہ ماریا بہن کی تلاش میں اس قدر بےتاب تھے کہ ان کے اوپر آرام حرام ہو گیا تھا اور وہ جلدی جلدی اس کی مدد کو پہنچنا چاہتے تھے۔ سرائے کے مالک سے انہوں نے گھوڑے خریدنے کا خیال ظاہر کیا۔ بڑے بڑے گلمچھوں والے مالک نے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر ڈگار مارا اور بڑے گوشت کی ٹانگ کھاتے ہوئے بولا، ارے تم لوگ کیا گھوڑے خریدو گے، جاؤ اپنا راستہ لو، میرے پاس گھوڑے بڑے خالص عربی نسل کے ہیں اور بڑے قیمتی ہیں۔ امبر بولا، جناب یقین کریں ہم گھوڑے خریدنا چاہتے ہیں۔ مالک بولا، تو پھر ایک گھوڑے کی قیمت 15 سونے کے اشرفیاں ہیں، کیا تم دے سکو گے اتنی بھاری رقم؟ امبر نے جیب سے تھیلی نکالی اور 30 اشرفیاں گن کر سرائے کے مالک کے سامنے رکھ دیں۔ یہ لیجئے 2 گھوڑوں کی رقم اور گھوڑے ہمارے حوالے کر دیں، ہمیں بڑے ضروری سفر پر جانا ہے۔ سرائے کا مالک تو حیران رہ گیا۔ گائے کی ٹانگ اس نے لکڑی کی پلیٹ میں رکھ دی اور پیٹ کے ساتھ دونوں ہاتھ رگڑ کر اشرفیاں گننے لگا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی کیونکہ اس نے گھوڑوں کی قیمت زیادہ بتائی تھی اور وہی اسے مل گئی۔ اب اس نے لالچ سے کام لیتے ہوئے کہا، اوہو میں تو بھول ہی گیا ہوں، گھوڑوں کی زین کی قیمت الگ ہوگی، بس یہی کوئی 15 اشرفیاں۔ امبر اور ناگ نے کاٹھیوں کی 15 اشرفیاں بھی ادا کی تو سرائے کا مالک بولا، بچوں میں نے ان گھوڑوں کو خاص طور پر بڑی محبت سے پال پوس کر جوان کیا ہے، اگر تم مزید 10 اشرفیاں ادا کرو تو یہ گھوڑے تمہارے ہوں گے۔ امبر نے یہ 10 اشرفیاں بھی ادا کر دی اور کہا، اب ہمیں گھوڑے دکھا دو۔ سرائے کا مالک بڑا خوش ہوا اور انہیں ساتھ لے کر ایک استبل میں آ گیا۔ یہاں دونوں گھوڑے کھڑے تھے۔ گھوڑے واقعی عربی نسل کے تھے اور خوب چاقو چوبند اور طاقتور تھے۔ ناگ نے کہا، گھوڑے ہمیں پسند ہیں، شکریہ۔ سرائے کے مالک نے کہا، تم لوگ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ امبر نے کہا، کیا ہمیں یہاں کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ سرائے کا مالک خوش ہو کر بولا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، میری سرائے کا سارا باورچی خانہ آپ کے لیے حاضر ہے، آؤ میرے ساتھ، آؤ آؤ۔ باورچی خانے میں بیٹھ کر امبر اور ناگ نے خوب ڈٹ کر کھایا اور پھر سے تازہ دم ہو گئے۔ سرائے کے مالک نے پوچھا، اب یہ بتاؤ بچوں کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ امبر اور ناگ اسے یہ تو نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ کہاں اور کس کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے صرف اتنا کہا، ہم ہسپانیہ سے آ رہے ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں۔ پیچھے ہمارا واحد سارا باپ تھا جو مر گیا، اس نے مرتے وقت کہا تھا کہ نئی دنیا میں اس کا ایک بھائی رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جانا، وہاں تم پھر سے نئی زندگی شروع کر سکتے ہو، بس ہم اپنے چچا کی تلاش میں یہاں آئے ہیں۔ سرائے کے مالک نے کہا، تمہیں اس شہر کے نام کا کچھ پتہ نہیں؟ ناگ نے کہا، شہر کا نام تو ہمارے والد صاحب نہیں بتا سکے،
बस उन्होंने इतना ही कहा था कि नई दुनिया में एक शहर है जिसके बाहर एक झील है, उस झील के पास तुम्हारे चाचा का मकान है। सराय का मालिक जोर से हंस पड़ा। भला ये भी कोई पता हुआ? बहरहाल तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि यहाँ से मगरिब की तरह एक शहर आता है, उस शहर में शायद झील है, क्योंकि मेरे पास जो मुसाफिर इस शहर में आते हैं वो उस झील और उसके बीच में बने हुए किसी पुराने किले का जिक्र करते हैं। अंबर उछल पड़ा। बस बस वही झील हमें चाहिए। सराय वाले ने हैरानी से कहा, क्या मतलब कि वही झील तुम्हें चाहिए? क्या तुम घर से झील खरीदने निकले हो? अंबर ने संभल कर कहा, मेरा मतलब है कि हमारे वालिद ने भी कहा था कि जिस झील में एक पुराना किला है उसी शहर में तुम्हारे चाचा रहते हैं। तो फिर ठीक है, तुम मगरिब की तरफ अपना सफर शुरू कर दो। यहाँ से वो शहर 1 रात और 1 दिन के सफर पर है। अगर तुम रास्ते में थोड़ा सा आराम करके सफर करते रहे तो कल इस वक्त झील वाले शहर में होगे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आज रात मेरी सराय में आराम करो और कल सुबह सफर शुरू करना। नाग बोला, शुक्रिया जनाब, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें बहुत जल्द अपने चाचा के पास पहुंचना है। उसके बाद अंबर और नाग ने रास्ते के लिए कुछ खाने पीने की चीजें खरीदी जो सराय के लालची मालिक ने उन्हें बहुत महंगी दी। सराय के मालिक को खुदाफिज कहा और घोड़ों पर सवार होकर उसके बताए हुए रास्ते पर मगरिब की तरफ चल पड़े। अभी उन्हें रवाना हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कप्तान के गुंडे भी सराय में पहुंच गए। उन्होंने भी 2 घोड़े खरीदे और सराय के मालिक से पूछा कि यहाँ कोई नौजवान किस्म के 2 मुसाफिर आए थे। सराय के मालिक ने मशकूक नजरों से उन मुसाफिरों को देखा। शक्ल से वो बड़े बदमाश लग रहे थे। सराय के मालिक ने पूछा, क्या तुम उन नौजवानों का जिक्र तो नहीं कर रहे जिनके पास सोने के अशरफियों से भरी हुई थैली थी? हाँ हाँ, वही नौजवान। सराय का मालिक हंस पड़ा, समझ गया कि ये गुंडे हैं और नौजवानों के पीछे लगे हैं। उसने कहा, अगर तुम उन अशरफी की थैली के पीछे लगे हो जो उन दोनों के पास है तो वादा करो कि उसमें से कुछ रकम मुझे भी दोगे, फिर मैं तुम्हें सही सही बताऊंगा कि वो किस तरफ गए हैं। कप्तान के गुंडे हंस पड़े, बड़े मस्खरे मालूम होते हो। अच्छा चलो, तुम ऐसा ही समझ लो, हमें बताओ वो नौजवान किस सिमत को गए हैं और हम तुम्हें उनकी रकम में से कुछ ना कुछ हिस्सा देंगे। सराय के मालिक ने खुश होकर कहा, तो सुनो, दोनों नौजवान यहाँ से मगरिब की जानिब झील वाले शहर की तरफ रवाना हुए हैं। वो आज रात यहाँ सफ़र करेंगे। तुम अगर रात के अंधेरे में उन्हें जाकर पकड़ लो तो सोने की अशरफियाँ बड़ी आसानी से तुम्हारे पास आ सकती हैं। शुक्रिया बड़े मियाँ, वापसी पर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देकर यहाँ से जाएंगे। कप्तान के गुंडों ने घोड़े उस कच्चे रास्ते पर बढ़ा दी जो शाम के गहरे हुए अंधेरे में दूर खुश्क और स्याह पहाड़ों की तरफ जा रहा था। ये कच्ची कांटेदार झाड़ियों में से होकर गुजरती थी। आसमान पर नई दुनिया के सितारे चमक रहे थे। कप्तान बंदरगाह की जहाजी सराय में आराम कर रहा था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि अपने गुंडों का इंतजार कर रहा था कि वो मोतियों का हार लेकर कब उसके पास वापस आएंगे। कप्तान ने उन्हें ताकीद की थी कि आज ही रात के अंधेरे में अंबर और नाग का काम रास्ते में तमाम कर देना। इस मंसूबे के मुताबिक कप्तान के गुंडों को रात के पिछले पहर हार लेकर वापस आ जाना चाहिए था। अंबर और नाग को कच्ची सड़क पर सफर करते थोड़ी देरी हुई थी कि आसमान पर नीले रंग का चांद निकल आया। उसकी वजह से चारों तरफ मैदान में रोशनी फैल गई। ये मैदान खुश्क और बंजर था और जगह जगह यहाँ खारदार झाड़ियाँ उगी थीं। ये हवा बड़ी ठंडी और फरहत बख्श थी, अगरचे दिन को इस इलाके में गर्मी पड़ रही थी। नाग ने कहा, मौसम खुशगवार है और चांदनी भी फैली हुई है। अगर हम इसी तरह सफ़र करते रहे तो सुबह तक निस्फ रास्ता तय कर लेंगे। अंबर ने कहा, हमारे घोड़े ताज़ा दम हैं, हमें पिछले पैर के बाद जब धूप निकले तो आराम के लिए रुकना होगा। यूं ही वो बातें करते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। उनसे कोई 15-20 कोस पीछे कप्तान के गुंडे बराबर घोड़ों पर सवार ताकुब किए चले आ रहे थे। उनके पास बड़े तेज धार वाले खूनी खंजर थे जो उन्होंने अपनी कमीजों के अंदर छुपा रखे थे। ये बड़े तनोमंद और हट्टे कट्टे बदमाश थे और उनके लिए अंबर और नाग को हलाक करना बज़ाहिर कोई मुश्किल बात नहीं थी। आधी रात सफ़र में गुजर गई। कप्तान के गुंडों ने घोड़ों की रफ्तार तेज कर दी। वो सुबह होने से पहले पहले अपना काम खत्म कर देना चाहते थे। आधी रात के बाद कप्तान के गुंडों ने अंबर और नाग को देख लिया। चांदनी रात में उन्हें दूर मैदान में छोटे छोटे टीलों के साथ साथ सफ़र कर रहे थे। कप्तान के गुंडों को उनके साए साफ नजर आ रहे थे। गुंडों ने अपने घोड़ों को रफ्तार और तेज कर दी। आखिर वो अंबर और नाग के अकब में बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे और ये मनसूबा बनाना शुरू किया कि हमला किस तरफ से किया जाए। इत्तफाक ऐसा हुआ कि ऐन उसी वक्त अंबर का घोड़ा किसी पत्थर से टकरा कर गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। नाग भी घोड़े से उतर आया। ये तो बहुत बुरा हुआ, ये घोड़ा तो अब एक कदम नहीं उठा सकेगा। अंबर, बड़ी गलती होगी, हमें दूसरे मैदान में से होकर गुजरना चाहिए था। ये मैदान तो पत्थरों से अटा पड़ा है। बहरहाल जो होना था हो गया, अब क्या किया जाए। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ और मैं सांप बनकर इस घोड़े की पीठ पर बैठ जाता हूँ, और क्या हो सकता है। अंबर बोला, सांप की वजह से घोड़ा बिदक जाएगा और चलने से इनकार कर देगा। फिर नाग ने सोचकर कहा है, फिर मेरा ख्याल है मैं शाहीन बनकर तुम्हारे साथ साथ उड़ता हूँ, तुम मेरे घोड़े पर सफ़र करो। अंबर ने कहा, अलबत्ता ये मनसूबा ठीक रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम थोड़ी देर आराम करें तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे प्यास भी लग रही है, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ, ख्याल अच्छा है। नाग और अंबर जख्मी घोड़े के पास बैठ गए। उन्होंने छागल में से पानी पिया, कुछ पानी घोड़े को पिलाया और फिर बातें करने लगे। गुंडों ने देखा कि दोनों शिकार घोड़ों से उतरकर एक जगह आराम कर रहे हैं तो वो बड़े खुश हुए, क्योंकि सफ़र करते वक्त हमला खतरनाक हो सकता था। इस तरह से तो वो पीछे से निशाना बांधकर उन पर वार भी कर सकते थे। कप्तान के गुंडे घोड़ों से उतर पड़े
उन्होंने घोड़े एक पत्थर से बांधे, खंजर जेब से निकालकर हाथों में थामे और दबे पांव अंधेरे में झुके झुके अंबर और नाग की सिमत बढ़ने लगे। अब ऐसा हुआ कि अंबर ने अपने पीछे आहट महसूस की। फिर उसे घोड़े के हुनहुनाने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, हल्की हल्की चांदनी में उसे दो साए झुके झुके आगे बढ़ते दिखाई दिए। अंबर ने नाग को सरगोशी में कहा, मालूम होता है कप्तान के आदमी यहाँ भी पहुंच गए। कमबख्तों की मौत उन्हें यहाँ खींच लाई है। नाग ने पीछे देखा तो उसे गुंडों के साए नजर आए। ये तो खुद मौत के मुंह में बड़े शौक से चले आ रहे हैं। न जाने मोतियों का यह हार अभी कितने लोगों की जान लेगा। आने दो उन्हें, मैं अकेला उनको खत्म कर दूंगा। अंबर ने कहा, यार सफर करते करते थक गए हैं, जरा थोड़ी सी इनके साथ भी दिल लगी हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जिस तरह करूं तुम कोई एतराज ना करना। हाँ, अगर किसी ने तुम पर सचमुच हमला ही कर दिया तो फिर तुम्हें इजाजत है कि अपनी जान बचाने के लिए उसे हलाक कर देना। नाग ने कोई जवाब न दिया, लेकिन वो अंबर की बात अच्छी तरह समझ गया था। उधर कप्तान के गुंडे दोनों के बहुत करीब आ गए। वो एक पत्थर की ओट में होकर छुप गए। एक गुंडे ने कहा, निशाना बड़ा ठीक है, छुरा फेंक दो। दूसरे गुंडे ने हाथ में छुरा थामा, उसे पीछे लेकर गया और फिर हाथ घुमाकर अंबर की तरफ छुरा उछाल दिया। ये खुशकिस्मती थी कि छुरा मारने के लिए गुंडे ने जिस शख्स की पीठ को चुना था वो अंबर था। अगर ये शख्स पहले नाग पर हमले करने का इरादा करता तो नाग शदीद जख्मी हो जाता और अंबर के लिए परेशानी का बायस बन सकता था। छुरा सन की आवाज के साथ गुंडे के हाथ से निकलकर अंबर की तरफ पड़ा। वो भी उनका ताकुब करने वालों से दिल लगी करने की स्कीम बना ही रहे थे कि ठक से एक छुरा आकर अंबर की पीठ पर जोर से लगा और नीचे गिर पड़ा। अंबर समझ गया कि डाकुओं ने हमला कर दिया है। अंबर झूठ मूठ जमीन पर यह दिखाने के लिए लेट गया कि वो मर गया है या शदीद जख्मी होकर गिर पड़ा है। गिरने के बाद उसने नाग से कहा, मैं यूं जाहिर करूंगा जैसे मर गया हूं, बाकी काम तुम कर लेना, देखना इंसानी रूप में रहना, जान का खतरा है। गुंडों ने अंबर को गिरते देखा तो बड़े खुश हुए और अंबर की तरफ लपकने लगे थे कि ख्याल आया दूसरा नौजवान कहाँ चला गया, क्योंकि नाग का साया वहां नहीं था। नाग सांप बनकर एक झाड़ी में छुपा उन लोगों के इंतजार में अपनी जुबान बार बार निकाल रहा था। गुंडों ने आकर देखा कि अंबर गिरा पड़ा है और दूसरा नौजवान गायब है। एक गुंडे ने कहा, ये तो मर गया, लेकिन दूसरा कहाँ गया? अभी वो यहाँ बैठा था, मेरा ख्याल है जरूर वो कहीं घात लगाकर छुप गया है, जरा होशियार रहना। दूसरे गुंडे ने झुककर अंबर को देखा। अरे यहाँ भी एक कमाल की बात हुई है। क्या हुआ? देखो, ये छुरा इस शख्स की पीठ में नहीं घुसा, नीचे पड़ा है और खून भी नहीं निकला, मगर ये शख्स जिंदा भी नहीं। ये क्या मुहिमा है? पहला गुंडा भी अंबर की पीठ को गौर से देखने लगा। तुम ठीक कहते हो, ये शख्स मर गया है, लेकिन ना खून निकला ना खंजर लगा, फिर ये शख्स मर कैसे गया? अंबर ये सारी बातें सुन रहा था और दिल में हंस रहा था। उधर नाग भी सांप के रूप में झाड़ियों के पीछे बैठा सोच रहा था कि किस पर हमलावर हो। दूसरे वो अंबर को भी मौका देना चाहता है, उसे पूरा करे। वो देख रहा था कि दोनों डाकू अंबर पर झुके उसे उलट पलट कर देख रहे हैं। वो झाड़ियों के पीछे खामोश कुंडली मार कर बैठा रहा। गुंडों ने अंबर का चेहरा ऊपर किया। इसकी आंखें बंद हैं लेकिन दिल धड़क रहा है। अरे ये तो जिंदा है। ठीक उसी वक्त अंबर ने आंखें खोलकर कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैं मर चुका हूँ, मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है। इस पर गुंडों को सख्त गुस्सा आ गया। कमीने, हमसे मजाक करते हो? अगर मेरा खंजर तुम्हें लग जाता तो कभी जिंदा ना रहते। देखता फिर तुम कैसे आंखें खोलकर मुझसे बातें करते हो। दूसरे गुंडे ने अंबर को गर्दन से पकड़कर कहा, बताओ मोतियों का हार कहाँ है? अंबर हाथ जोड़कर कहने लगा, मोतियों का हार मेरे साथी के पास था, वो कहाँ चला गया? शायद वो आपके डर से भाग गया है। मेरा ख्याल है इस झाड़ी में कहीं छुपा होगा, जाकर तलाश करो। गुंडों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक बोला, तुम झाड़ी में जाकर उसे पकड़ लाओ, मैं इसकी मशकें कसता हूँ। एक गुंडे ने अंबर की मशकें कसनी शुरू कर दी और दूसरा झाड़ियों में जाकर नाग को तलाश करने में नाकाम कोशिश करने लगा, इसलिए कि नाग वहां मौजूद भी था और नहीं भी था। मौजूद इसलिए था कि वो सांप बनकर कुंडली मारे बैठा था, और मौजूद नहीं इसलिए था कि नाग इंसानी रूप में नहीं था। पहला गुंडा अंबर के बाजू रस्सी से बांध रहा था तो उसने ऊंची आवाज में कहा, नाग यार, अब तुम इन लोगों को मोतियों का हार दे ही दो, क्योंकि ये बहुत बेताब हो रहे हैं, मुझ पर तशद्दुद कर रहे हैं। मोतियों के हार पर अब इनका पूरा पूरा हक बनता है। नाग ने अंबर की आवाज़ सुन ली थी। झाड़ियों वाले गुंडे ने कहा, यह बकवास करता है, इसकी गर्दन उड़ा दो, यहाँ इसका साथी कहीं नहीं, मोतियों का हार इसी के पास होगा। दूसरे गुंडे ने अंबर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। आखिर थैले में से मोतियों का हार निकल आया। गुंडे ने खुशी का एक नारा लगाया, मिल गया हार, वापस आ जाओ, हार मिल गया है। लेकिन गुंडा भला कैसे वापस आ सकता था? नाग ने उस बनावटी खेल को खत्म करने का फैसला कर लिया था। वो फुनकार मारकर फन उठाकर गुंडे के सामने आकर झूमने लगा। चांदनी रात में सांप की सुर्ख आंखें चमक रही थी और पतली जुबान फुनकारें मार रही थी। गुंडा सहम कर वहीं खड़ा हो गया। नाग ने आगे बढ़कर गुंडे की पिंडली पर डस दिया। सांप सांप मर गया। नाग का जहर बेहद खतरनाक था और उसका कांटा पानी नहीं मांगता था, बस देखते ही देखते मौत की आगोश में चला जाता था। गुंडा भी अपने साथी के आने तक जमीन पर गिरा और मर गया। अंबर की बाहें रस्सी में जकड़ी हुई थी, लेकिन वो जरा सा जोर लगाकर रस्सी तोड़कर आजाद हो गया। गुंडे ने जो अपने साथी को सांप के डसने से हलाक होते देखा तो मोतियों का हार अपनी जेब में डालकर घोड़े पर सवार हुआ और एक तरफ को भागा। नाग ये कमबख्त हार लेकर भाग रहा है। अंबर ने कहा, इसे पकड़ो। नाग ने बिजली जैसी तेजी के साथ घोड़े के पीछे भागना शुरू कर दिया। सड़क कच्ची थी,
सांप बड़े आराम से और काफी रफ्तार के साथ घोड़े के पीछे पीछे भाग रहा था। घोड़ा भी सर पर दौड़ा जा रहा था और अपने पीछे गर्द उड़ा रहा था। नाग को भागने में एक गैर मामूली ताकत हासिल थी। वो एक आम सांप के मुकाबले में ज्यादा रफ्तार के साथ भाग सकता था। चुनाचे अभी घोड़ा सवार गोंडा 2-1 कोस के फासले पर ही पहुंचा होगा कि सांप ने उसे जा लिया। सांप ने घोड़े को खौफजदा करने के लिए एक जोरदार फुनकार मारी। घोड़े ने खतरनाक सांप की फुनकार सुनी तो उसके बदन पर कपकपी और लर्जा तारी हो गया। उसने अपनी दोनों टांगें ऊपर उठा लीं और फिर जमीन पर जैसे पत्थर का बुत बनकर वहीं रुक गया और थर थर कांपने लगा। गुंडा हैरान था कि इस कमबख्त को क्या हो गया है कि एकदम रुक गया और सारा बदन पसीने में भीग गया है। इतनी देर में सांप गुंडे के सामने आ चुका था। चांदी रात में गुंडे ने सांप को बिल्कुल न देखा। वो घोड़े को चाबुक पर चाबुक मारे जा रहा था और उसे दौड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर घोड़ा अपनी जगह से टस से मस न हो रहा था। अचानक गुंडे के कानों में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली फुनकार की आवाज सुनी। उसने पलट कर देखा। अब उसके पसीना आ गया और सारे जिस्म पर एक बार तो कपकपी तारी हो गई। एक स्याह रंग का सुर्ख आंखों सुर्ख जुबान वाला सांप चांदी रात में अपना फन फैलाए जमीन से 2 फीट ऊंचा होकर उसके सामने खड़ा था। उसने खंजर निकालने की कोशिश की, लेकिन नाग उसे इतनी मोहलत नहीं दे सकता था। इससे पहले कि खंजर गुंडे की जेब से बाहर निकले, सांप उसे डस चुका था। एक चीख थी, मौत की चीख थी, जिंदगी की आखिरी चीख, जो उस सुनसान वीरान मैदान में गूंज कर रह गई। रात फिर से सुनसान हो गई। चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा गया। नाग ने इंसान के रूप में आकर गुंडे की जेब से अपना कीमती हार निकाला और घोड़े पर सवार होकर वापस अंबर के पास आ गया, जो उसके इंतजार में पत्थर पर नीम दराज बड़े मजे से आराम कर रहा था। हार मिल गया नाग? हाँ, हार मिल गया, मगर ख्वामखा की बकबक करनी पड़ी। हम आते ही उनका काम तमाम कर देते तो इतना वक्त भी ज़ाया ना होता। अंबर हंस पड़ा। यार, साथ साथ कुछ तफरीह भी तो होनी चाहिए। हज़ारों सालों से यही कुछ होता आ रहा है हमारे साथ। मुझे तो बड़ा मज़ा आया है। अच्छा, अब उठो, बड़ा लंबा सफ़र है। अब तो हमें 2 घोड़े भी मिल गए हैं। अंबर और नाग अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और चांदनी रात की खामोशी में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अगर वो रास्ते में अपनी तफरीह के लिए ना ठहरते तो सुबह होते ही मंजिल पर पहुंच गए होते, लेकिन अब वो सुबह तक सफ़र करते रहे। जब सूरज काफ़ी बुलंद हो गया तो उन्हें एक पुराने शहर के आसार नजर आए। ये शहर क्या था? बस कहीं कहीं लकड़ी के मकान बने थे, जिनकी छतों पर दरख्त के तने डाल दिए गए थे। आहिस्ता आहिस्ता वो शहर की तरफ बढ़ने लगे। दुकानों पर लोग सौदा वगैरह खरीद रहे थे। एक होटल में कुछ लोग बैठे कहवा वगैरह पी रहे थे। अंबर और नाग वहाँ चले गए और कहवा लेकर पीने लगे। घोड़े उन्होंने होटल के एक नौकर के हवाले कर दिए ताकि उन्हें चारा वगैरह खिला दिया जाए। होटल क्या था? बस एक सराय की कोठली थी जिसके अंदर लकड़ी के तख्त बिछे थे। लोग वहाँ बैठे खा पी रहे थे। अंबर ने एक शख्स से पूछा, भाई, यहाँ कोई पुराना किला भी है? उस शख्स ने यूं चौंक कर अंबर की तरफ देखा जैसे उसने कोई अजीब बात कह दी हो। नाग ने कहा, क्यों, क्या बात है भाई? तुम परेशान क्यों हो गए? क्या यहाँ कोई पुराने किले की इमारत नहीं है? वो आदमी जल्दी से उठकर चला गया। दूसरा शख्स भी अंबर और नाग को मशकूक नज़रों से देखने लगा। वो बड़े हैरान हुए कि आखिर बात क्या है। कहवा पीने के बाद जब बाहर निकले तो ख्याल आया कि क्यों ना होटल के मालिक से भी पूछ लिया जाए। उन्होंने होटल के मालिक से बात की तो उसने कहा, बात यह है कि जिस किले के बारे में तुम पूछ रहे हो उसके बारे में मशहूर है कि वहाँ भूत रहते हैं और जो कोई उधर जाता है वो मर जाता है। नाग ने पूछा, क्या यह किला किसी झील में वाक़या है? हाँ, एक पुरानी सी झील है, बस उसके अंदर एक चट्टान पर बना हुआ है। अमर बोला, अच्छा, तो भूतों को वहाँ किसी ने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, लोगों ने देखा ही होगा जो कहते हैं, और आजकल तो वहाँ एक नई डरावनी शय होने लगी है। वो क्या भाई, हमें भी तो बताओ, नाग ने पूछा। होटल के मालिक ने कहा, वो ये कि सुना है आजकल आधी रात को उस किले के किसी औरत के रोने और बहन करने की आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ सिर्फ आधी रात को ही आती है, हो सकता है दिन को भी आती हो। किसी ने ये आवाज़ें सुनी हैं? ज़रूर सुनी होगी। कुछ लोग तो कहते हैं कि एक आधी रात को डरावनी आवाज़ों का राज मालूम करने गया और सुबह उसकी लाश झील में तैर रही थी। फिर होटल के मालिक ने पलट कर पूछा, मगर तुम नौजवान इतना कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम भी उस किले में जाने का इरादा रखते हो? खबरदार, ऐसा ख्याल भी दिल में मत लाना। नहीं नहीं भाई, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, हम तो वहाँ अपने एक चाचा से मिलने जा रहे हैं, अमर ने कहा। फिर उसने होटल के मालिक से पूछा कि क्या वहाँ कोई ऐसी जगह होगी जहाँ वो 2-1 दिन रह सकें, जब तक कि अपने उनको चाचा को खबर नहीं मिलती। हम रिहाइश की कीमत अदा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि मुफ्त में रहेंगे। होटल का मालिक बोला, ऐसी जगह तो यहाँ कोई नहीं, लेकिन अगर तुम पसंद करो तो मेरे घर में रह सकते हो। नाग ने कहा, आपका घर कहाँ है? इसी होटल के ऊपर है, आइए मेरे साथ। अंबर और नाग होटल के मालिक के साथ ऊपर वाली मंजिल में चले गए, जहाँ उन्हें एक मुख्तसर सी कोठली रहने के लिए दे दी गई। उन्होंने कुछ खाया पिया और फिर आराम करने के लिए लेट गए। अंबर का ख्याल था कि थोड़ी देर आराम करने के बाद झील वाले किले की तरफ चला जाए। अब हम जादूगर समाधन की तरफ आते हैं। आपको याद होगा कि हम उसे किले के बाहर उस हालत में छोड़ आए थे कि वो मारिया के बाल तराश चुका था और उन्हें झील में फेंकने के बाद बड़े आराम और सुकून के साथ घास पर लेटा आंखें बंद किए आराम कर रहा था। हकीकत में वो सुर्ख दरख्त तक पहुंचने की किसी नई तरकीब के बारे में गौर कर रहा था, क्योंकि वो सुर्ख दरख्त का खून हर हालत में हासिल करना चाहता था। इसी में उसकी ज़िंदगी और मौत का राज पोशीदा था। वो मारिया के बाल तराश तराश कर ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था।
मारिया होश में आकर भाग भी सकती थी। उस पर से जादू का असर खत्म भी हो सकता था। कोई उसका साथी पीछे आकर उसे अगवा करके भी ले जा सकता था। फिर समाधान का क्या बनेगा? 2 महीने बाद मारिया अगर उसे मिल ना सकी और उसके बाल ना तराश सका तो वो मर जाएगी। और समाधान मरना नहीं चाहता था। उसने 1000 बरस तक ताबूत में लेटकर देख लिया था। अब वो हर कीमत पर अबदी जिंदगी हासिल करना चाहता था। और अबदी जिंदगी सिर्फ इसी सूरत में मिल सकती थी कि वो सुर्ख दरख्त के पास जाए और उसके स्याह और सुर्ख फल से टपकने वाला खून अपने हलक में उंडेल ले और हमेशा की जिंदगी हासिल कर ले। उसे घास पर लेटे लेटे नींद आ गई। जब सोने के बाद आंख खुली तो दिन काफ़ी गुजर गया था और किले पर रात के साए झुकने लगे थे। उसे भूख महसूस हुई। वो उठा और शहर की तरफ आ गया। यहाँ एक पुराना सा तंदूर बना हुआ था जहाँ कुछ लोग ज़मीन पर बैठे रोटी और गाय का गोश्त बड़े शौक से खा रहे थे। उन्हें देखकर समाधान की भूख और चमक उठी। वैसे समाधान की जादू की ताकतें नई दुनिया में आते ही उसके पास वापस आ गई थी, लेकिन वो चाहता था कि एक आम आदमी के पास बैठकर भुना हुआ सादा गोश्त और रोटी खाए। वो भी ज़मीन पर बैठ गया और खाना खाने लगा। इत्तेफाक की बात ऐसी हुई कि ठीक उसी वक्त अंबर और नाग भी वहाँ से गुजरे। समाधान ने कोई ख्याल ना किया क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि अंबर और नाग कौन है। वो खामोशी से बैठा रोटी खाता रहा और लोगों के चेहरों को तकता रहा। एक बूढ़ा कह रहा था, रात के वक्त किले में से किसी औरत के रोने की आवाज़ें आती रहीं। यहाँ अब कोई चुड़ैल भी आकर आबाद हो गई है। दूसरा बोला, किला तो भूत नगर है भाई, तरह तरह के भूत वहाँ रहते हैं। उनमें एक चुड़ैल भी आ गई तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे ने कहा, मगर किसी औरत के बैन करने की आवाज़, आधी रात को रोने की आवाज़ें पहले कभी नहीं आई थी। फिर क्या हुआ अब भाई, आवाज़ें आती हैं तो आने दो, आप लोग उधर ना जाया करें। समाधान को मालूम था कि ये आवाज़ें क्यों आती हैं। उसकी वजह यह थी कि बाल कट जाने से आधी रात को मारिया के सर में उस किले की फ़िज़ा की हज़ारों साल पुरानी नमी दाखिल होना शुरू हो जाती थी। उस नमी के असर से उसके मुंह से खौफनाक आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती थी। इतने में एक शख्स बोला, भाइयों ये तो कुछ भी नहीं। समाधान में उनकी बातों में दिलचस्पी लेने लगा और कहने लगा, सुना है कि वहाँ पर कोई सुर्ख दरख्त भी है, उसके बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर हैं। आदमी कहने लगा, हाँ, अगर उससे टपकने वाले कतरों को कोई अपने हलक में उंडेल ले तो उसकी मौत कभी ना आ सकेगी। वो पहाड़ के ऊपर चाहे ज़मीन पर गिर पड़े लेकिन उसे मौत कभी नहीं आएगी। ऐसी बात है तो मैं अभी उस दरख्त की तलाश में जाता हूँ। सुर्ख दरख्त तक कोई आसानी से नहीं पहुँच सकता बाबा। सुर्ख दरख्त की हिफाजत देवता बड़े बड़े अजदों की शक्ल में करते हैं। कहते हैं कि आज से 100 बरस पहले एक शख्स ने सुरंग लगाई और दरख्त के पास पहुँच गया, लेकिन जब खून के कतरे हासिल करने की कोशिश कर रहा था तो ऊपर पहाड़ की छत से पिघले हुए लावे की लहर उस पर गिरी और वो उसी जगह लोहे का बनकर रह गया। कहते हैं कि उसका लोहे का बुत भी उसी जगह मौजूद है। समाधान हंस पड़ा। उसे मालूम था कि यह शख्स झूठ से काम ले रहा है और यूं ही गपबाजी कर रहा है। वो तो खुद दरख्त के करीब से होकर आया था। वहाँ उस किस्म का कोई बुत नहीं था, लेकिन उस शख्स की बातों से एक ख्याल उसे ज़रूर आया कि दरख्त के पास की सुरंग के जरिए पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। ये ख्याल दिल में लिए समाधान वहाँ से उठ खड़ा हुआ। शहर में जाकर उसने ज़मीन खोदने वाली कुदालें खरीदी, उन्हें कंधे पर रखा, घोड़े पर सवार हुआ और साहिल समुद्र की तरफ रवाना हो गया। समंदर के किनारे आकर उसने एक कश्ती किराए पर ली। उसने ज़मीन खोदने वाला सामान रखा और सुर्ख दरख्त वाले जजीरे की तरफ चल दिया। अंबर और नाग उधर किले के करीब पहुंच गए। उन्होंने रास्ते में एक शख्स से झील वाले किले के बारे में पूछा तो वो आदमी बड़े गौर से अंबर और नाग को देखता हुआ वहां से भाग गया। अंबर बोला, मालूम होता है वहां कोई बड़ा खौफनाक आसेब रहता है। नाग बोला, ऐसा ही लगता है, लेकिन हम किले के अंदर ज़रूर जाएंगे। मारिया ज़रूर हमें वहाँ मिल जाएगी। तुम यकीन करो, मुझे मारिया की हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है। वो ज़रूर यहीं कहीं आसपास है। चलते चलते उन्होंने एक जगह मट्टी के एक तोते के अकब से घोड़े मोड़ लिए तो खुशी से उनके चेहरे चमक उठे। उनके बिल्कुल सामने सब्ज रंग के खड़े पानी वाली एक झील में पुराने किले की बोसीदा इमारत खड़ी दिखाई दे रही थी। नाग ने अंबर से कहा, बुजुर्ग की बशारत बिल्कुल सच्ची थी। यही वो किला है जिसके अंदर मारिया बेहोश पड़ी है, मगर मैं इस किले के सामने पहुंचकर एक अजीब फ़र्क महसूस करने लगा हूँ। वो क्या? अंबर ने जल्दी से पूछा। वो ये कि पहले मारिया के जिस्म की खुशबू आती थी, लेकिन जिस वक्त से मैं किले के सामने आया हूँ मुझे मारिया के जिस्म की खुशबू आनी बंद हो गई। अब मैं हरगिज़ मालूम न कर सकूंगा कि मारिया किस जगह बंद है। कोई बात नहीं, अंबर ने कहा। ठीक है, इस तरह हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम मारिया को ढूंढ ज़रूर लेंगे। आओ अब किले के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। उन्होंने घोड़े वहीं घास पर चरने के लिए खुले छोड़ दिए और खुद पुराने किले की झील के गिर्द एक चक्कर लगाया। किले की इमारत तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। वहां कोई कश्ती भी नहीं थी। झील के किनारे से किले की सीढ़ियां काफ़ी दूर थीं। अब क्या किया जाए? अंबर ने कहा कि झील तैर कर पार करते हैं। नाग बोला, फिर मेरा क्या फ़ायदा हुआ? उसने उसी वक्त एक अजीमुशान अजदा की शक्ल इख्तियार कर ली और कुंडली मारकर झील के पानियों पर बैठ गया। अंबर उसकी गोद में जाकर बैठा। अजदा किले की पुरानी सीढ़ियों के पास आकर रुक गया। अंबर सीढ़ियों पर उतरा तो साथ ही अजदावा भी फिर से नाग की शक्ल में आ गया और वो भी किले की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ तय करके जब वो किले के पुराने दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा लोहे का बना हुआ है और अगर वहाँ हाथी भी आ जाए तो दरवाज़ा हिल भी नहीं सकेगा। अंबर और नाग सोच में पड़ गए कि अब किले के अंदर दाखिल होने की क्या तरकीब करें।
وہ قلعے کے دروازے کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ دوستو یہ کہانی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔